शालिनी उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये आवाज तो बगल वाले कमरे से आ रही है और बगल में तो रूम नंबर 666 है। इसका मतलब युग जी रूम नंबर 666 में है। पर युग जी रूम नंबर 666 में क्या कर रहे हैं? शालिनी को युग की फिक्र होने लग जाती है और वो तुरंत रूम नंबर 666 की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। वो रूम नंबर 666 में पहुंचकर देखती है कि वहां पर युग कुर्सी पर टेबल के पास बैठा हुआ था, उसी कुर्सी टेबल के पास जहां पर कभी युग के पिता अनुराग बैठा करते थे। टेबल के ऊपर ही एक हिंदी की नॉवेल ओपन करके रखी हुई थी, जिसे युग बड़े ही गौर से पढ़ रहा था। युग उस नॉवेल को पढ़ने में इतना मगन हो गया था कि शालिनी दरवाजे की दहलीज से युग के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। तब भी उसे इस चीज का एहसास नहीं हुआ। उसका पूरा ध्यान इस वक्त किताब पढ़ने में लगा हुआ था। युग ने गोल चश्मा पहना हुआ था। ये वही चश्मा था जो उसके पापा पहना करते थे, जो उसे इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से मिला था। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू इतनी गौर से कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आज से पहले तो मैंने इन्हें इतने ध्यान से कोई किताब पढ़ते हुए नहीं देखा। शालिनी बड़े प्यार से नाटक करते हुए युग से कहती है, आप क्या कर रहे हैं युग जी? युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस वो चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के किताब पढ़ते रहता है। युग इतना मन लगाकर किताब पढ़ रहा था कि वो शालिनी की तरफ देखता तक नहीं है। वो उसे पूरी तरह इग्नोर मार देता है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू को क्या हो गया? ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, जबकि आज तो मैं खास तौर पर इनके लिए ही तैयार हुई हूँ। शालिनी मन बनाकर फिर बड़े प्यार से युग से कहती है, युग जी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और अपना ध्यान किताब पर ही जमाए रखता है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू को क्या हो गया है? ये मेरी बातों का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? लगता है इन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। शालिनी युग के कान के पास अपना मुंह ले जाती है और चीखते हुए कहती है, युग जी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? शालिनी की तेज आवाज सुनकर युग का माथा गर्म हो जाता है और वो गुस्सा जो उसने अपनी मुट्ठी भींचकर कंट्रोल करके रखा हुआ था, उसी वक्त वो उसकी पांचों उंगलियां खोलता है और वो पंजा झट से शालिनी के गाल पर दे मारता है। चट! चाटे की गूंज पूरे कमरे में गूंजने लग जाती है। युग ने शालिनी के गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा था कि सिर्फ कमरे में ही नहीं बल्कि नीचे हॉल तक उस तमाचे की आवाज आई थी। शालिनी का राइट गाल लाल हो गया था। गुस्से से शालिनी ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उसका मन तो किया कि वो अभी इसी वक्त युग का दिल उसके सीने से बाहर निकाल कर मसल दे, पर ना जाने उसे क्या होता है। अगले ही पल उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसकी आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है, क्योंकि यक्षिणी होने से पहले शालिनी एक स्त्री थी, वो स्त्री जिसका सारा गुस्सा उसके अश्कों में बह जाता है। शालिनी रोने लग जाती है। शालिनी के बहते हुए आंसू देखकर भी युग का गुस्सा शांत नहीं होता है। युग अपने मन की भड़ास बाहर निकालते हुए कहता है, तुम अक्ल की अंधी हो क्या शालिनी? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी पागलों की तरह बार बार पूछ रही हो क्या कर रहा हूँ? शालिनी रोते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका टूटना भी लाजमी था। एक वक्त था जब शालिनी युग के लिए अपने बाबा से लड़ी थी और आज उसी युग ने उस पर हाथ उठाया था। जब आप किसी शख्स के लिए सारी दुनिया से लड़ बैठते हैं और वही शख्स आप पर हाथ उठाता है तो आप टूट जाते हो, और आज शालिनी भी बुरी तरह टूट चुकी थी। युग शालिनी पर और चीखते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? क्यों तुम मुझको परेशान करने में लगी हुई हो? शालिनी सिसकियां भरते हुए हकलाते हुए कहती है, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। युग गुस्से भरे लहजे में कहता है, हाँ शालिनी तुम मुझे परेशान कर रही हो। यहाँ पर तुम्हारे सिवा मुझे परेशान करने वाला कोई और नजर आ रहा है क्या? युग शालिनी पर इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि नीचे के सारे लोग ऊपर उस कमरे के अंदर आ गए थे। अभिमन्यु कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, क्या हुआ युग, तू शालिनी पर चिल्ला क्यों रहा है? नीचे तक तेरे चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सोचा था ऊपर आने की नौबत नहीं आएगी, पर आना ही पड़ा। यहाँ पर चल क्या रहा है? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना की शालिनी के आंसुओं पर नजर पड़ती है और वो शालिनी के पास जाते हुए कहती है, तुम रो क्यों रही हो शालिनी? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपने हाथों से अपने आंसू पोंछकर उन्हें छुपाने की कोशिश करने लग जाती है, पर उसकी लाल आंखें साफ गवाही दे रही थी। वो कितना रोई थी। अभिमन्यु युग से पूछता है, युग तू कुछ बोलेगा, हुआ क्या? युग गुस्से के साथ कहता है, यार देख ना इस शालिनी को,
इतने अच्छे से किताब पढ़ रहा था पर ये परेशान करने आ गई। दिख रहा है कि किताब पढ़ रहा हूँ पर फिर भी जानबूझकर पूछ रही है कि क्या कर रहा हूँ। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, तो तू इतनी सी बात के लिए शालिनी पर चिल्ला रहा है? युग अभिमन्यु पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुझे इतनी सी बात लगती है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे और मेरी किताबों के बीच आए। अब किताबें ही मेरी जिंदगी हैं। कछुआ बीच में दखल देते हुए कहता है, ये किताबें तेरी जिंदगी कब से हो गई? किताबें तो ये कायर की जिंदगी है ना, शायर वो है तू नहीं। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग तू शायद भूल रहा है, तेरे पापा लेखक थे, तू नहीं। तू इतने मन लगाकर क्यों किताबें पढ़ रहा है? क्या कर लेगा इतने ध्यान से किताबें पढ़कर? कायर की ये बात सुनकर युग का पारा और चढ़ जाता है और वो अपने सभी दोस्तों पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग ना लगता है सब मुझे डिस्टर्ब ही करने आए हो। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, तुरंत इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग ये तू क्या बोल रहा है? तू होश में तो है? युग तुरंत अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ पर से हटाते हुए गुस्से के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। मुझे और मेरे मंटो सर को अकेला छोड़ दो। जैसे ही युग ये बात बोलता है, अभिमन्यु को युग में वो नजर आता है जो वो कभी था ही नहीं। उसने युग को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। अभिमन्यु बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे ही बाकी सब भी बाहर निकलने लग जाते हैं। जैसे ही शालिनी सबसे आखिरी में कमरे से बाहर निकलती है, युग फटाक से दरवाजा गुस्से से खींचता है और अंदर से कुंडी लगा देता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, ये युग को हुआ क्या है और ये मंटो कौन है? कायर कछुए के सिर पर हल्के हाथ से मारते हुए कहता है, अबे तू मंटो को नहीं जानता क्या? मंटो उन महान लेखकों में से एक है जिनकी कहानी पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायना कायर को इशारा करते हुए कहती है, सिर्फ रोंगटे या कुछ और भी? कायर डायना को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुमने भी मंटो की कहानियां पढ़ी हैं क्या? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ पढ़ी है, और ये भी देखा कि युग कौन सी कहानी पढ़ रहा था। कायर पूछता है, कौन सी कहानी पढ़ रहा था? डायना फुसफुसाते हुए कहती है, ठंडा गोश्त। कछुआ अपना सर खुजाते हुए कहता है, ये गर्म गोश्त सुना था, ये ठंडा गोश्त क्या होता है? कायर कहता है, अबे कछुए, ठंडा गोश्त कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि वो कहानी है जिसके अंदर भीड़, रेप और लूट की आंधी में कपड़े की तरह जिस्म भी फाड़े जाते हैं। इसमें हवस और वहश का ऐसा नजारा है जिसे देखने के बाद खुद एक दरिंदा सनकी हो जाता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, ये युग कब से किताबों में इतना इंटरेस्ट दिखाने लग गया? कायर कहता है, यार वैसे देखा जाए तो युग को किताबें पढ़ने का शौक पहले से था। जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे तो युग अपने स्टार्टअप के साथ फ्री टाइम में किताबें पढ़ते रहा करता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो शौक इतना बढ़ जाएगा कि उसके लिए वो शालिनी पर इतना चिल्लाएगा, उसके साथ ऐसे पेश आएगा। इतना कहकर कायर शालिनी की तरफ देखने लग जाता है। शालिनी की आंखें अभी भी लाल थीं। शालिनी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये सिर्फ शौक नहीं है, कुछ और ही है, वरना युग को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो कुछ बदला बदला लग रहा है। कुछ दिनों से उसे कुछ चीजें याद भी नहीं रहती और अब तो बेवजह इतनी इतनी सी बातों पर वो गुस्सा भी करने लग गया है। कुछ बात तो है, मुझे पता लगाना ही होगा। शाम के 6:15 बज रहे थे और इस तरफ मायानगरी में चार्ली, वर्चस्विनी और तारा जिप्सी में घूम रहे थे। उन तीनों ने मायानगरी की वो 6 पहाड़ी घूम ली थी जिसका रविंद्र की रिसर्च फाइल में जिक्र था, पर वो 7वीं पहाड़ी उन्हें अभी तक नहीं दिखी थी जहां पर उन्हें जाना था। वो लोग बार बार घूम फिर कर एक ही रास्ते पर आ रहे थे। उन्हें वो 7वीं पहाड़ी दिखी नहीं रही थी। चार्ली जिप्सी चलाते चलाते थक गया था। उसकी हालत डाउन होते जा रही थी। थकान के कारण तारा भी इस वक्त सो रही थी। चार्ली जिप्सी चलाते हुए कहता है, मैडम जी आप वो मैप में देखिए ना जो आपको रिसर्च फाइल में मिला था, हो सकता है उसमें 7वीं पहाड़ी कहाँ पर है उसका जिक्र हो। वर्चस्विनी फाइल देखते हुए कहती है, वही देख रही हूँ चार्ली, इसमें 7वीं पहाड़ी कैसी दिखती है, उसका स्केच है, ये नहीं बना कि उस पहाड़ी तक पहुंचना कैसे है। चार्ली कहता है, मैडम जी आपकी ट्रेनिंग भी यहीं पर हुई थी ना, आप बता रही थी, फिर आप कभी उस 7वीं पहाड़ी पर नहीं गई क्या? वर्चस्विनी जवाब देती है, नहीं चार्ली, मैं हमेशा पहली पहाड़ी पर जाकर बैठा करती थी, मुझे वहीं पर जाना अच्छा लगता था। और सच तो ये है कि मैंने बस सुना है कि मायानगरी 7 पहाड़ियों से ढका हुआ है। वो 7वीं पहाड़ी कभी देखी नहीं, ना ही कभी किसी से सुना है कि कोई उस 7वीं पहाड़ी पर गया है। चार्ली शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये 7वीं पहाड़ी है भी या नहीं? वर्चस्विनी भी परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं चार्ली। चार्ली को सड़क पर ही एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जिप्सी रोक देता है और उससे पूछता है, जरा सुनना भाई साहब,
यहाँ पर 7वीं पहाड़ी पर जाने का रास्ता कहाँ से है, क्या आपको पता है? वो आदमी चार्ली की बात सुनकर हंसने लग जाता है। ये हंस क्यों रहा है? मैंने क्या कोई जोक मारा है? वो आदमी हंसते हुए ही कहता है माया नगरी में 7 नहीं 6 पहाड़ियां हैं। चार्ली तुरंत कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? पर माया नगरी तो 7 पहाड़ियों से ढका हुआ शहर है ना? वो आदमी फिर हंसते हुए ही कहता है वो तो किताबों में गलत नंबर दर्ज हो गया है इस वजह से। असल में पहाड़ियां 7 नहीं 6 ही हैं। किसी से भी पूछ लो तब यही कहेंगे, मैंने भी बस 6 पहाड़ियां ही देखी हैं। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ने लग जाता है। चार्ली वर्चस्विनी से कहता है, मैडम जी, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि 6 पहाड़ियां ही होंगी, पर आप ही यकीन नहीं कर रही। अब तो हो गया आपको यकीन। वर्चस्विनी खामोश रहती है। चार्ली बोलना जारी रखता है, हम 6 पहाड़ियां घूम चुके हैं और हमें किसी भी पहाड़ी में कोई गुफा नहीं दिखी, जिसका साफ मतलब है कि मायाधारी यहाँ पर नहीं रहती है। डायना ने मायाधारी से जुड़ी जो भी बातें बताई थी, मुझे तो वो कहानी ही लगती है। वर्चस्विनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पर मुझे नहीं चार्ली। चार्ली तुरंत पूछता है, पर क्यों मैडम जी? वर्चस्विनी कहती है, क्योंकि रविंद्र की रिसर्च में उस 7वीं पहाड़ी का जिक्र है। उसने उसका स्केच भी बनाया है और आधी से ज्यादा रिसर्च करी है सिर्फ उस 7वीं पहाड़ी पर। और इतनी रिसर्च किसी भी चीज पर तभी पॉसिबल है जब उसका असल दुनिया में कोई वजूद हो। चार्ली कुछ चिढ़ते हुए कहता है, तो फिर वो 7वीं पहाड़ी कहाँ पर है मैडम जी? हमें कहीं नजर क्यों नहीं आती? वर्चस्विनी के दिमाग में न जाने क्या आता है। वो उसी वक्त जिप्सी से नीचे उतरती है और चार्ली से कहती है, बाहर निकलो चार्ली। चार्ली डरते हुए कहता है, क्यों मैडम जी, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? मैंने आपसे जुबान लड़ाई, उसके लिए सॉरी। इस तरह मुझे बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए। मैं इस अनजान शहर में कहाँ पर जाऊंगा? वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, बकवास करना बंद करो चार्ली और जल्दी से नीचे उतरो। वर्चस्विनी का गुस्सा देखकर चार्ली तुरंत जिप्सी से नीचे उतर जाता है। उसके नीचे उतरते ही हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है। वर्चस्विनी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, इस बारिश को भी अभी ही होना था क्या? वर्चस्विनी तुरंत ड्राइवर वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। चार्ली बाहर ही खड़ा रहता है। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, बारिश में भीगने का इरादा है क्या? जल्दी से अंदर बैठो। चार्ली वर्चस्विनी के बगल वाली सीट में बैठ जाता है और वर्चस्विनी जिप्सी भगाना शुरू कर देती है। एक तरफ बारिश होती जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ वर्चस्विनी जिप्सी स्पीड के साथ भगाई जा रही थी। वर्चस्विनी को इतनी स्पीड से जिप्सी भगाते देख चार्ली घबरा गया था। वर्चस्विनी अंधाधुंध जिप्सी भगाई जा रही थी। उसे इस बात की भी जरा सी फिक्र नहीं थी कि पीछे तारा लेटी हुई थी या उनकी जिप्सी का एक्सीडेंट भी हो सकता था। चार्ली डरते हुए कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं मैडम जी, और ये आप इतनी तेज जिप्सी क्यों चला रही हैं? मुझे डर लग रहा है, धीरे चलाइए थोड़ा, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि और स्पीड से जिप्सी भगाने लग जाती है। वन वे रोड पर सामने से स्पीड में आते ट्रक को देखकर चार्ली चीखते हुए कहता है, सामने देखिए मैडम जी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। शालिनी उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये आवाज तो बगल वाले कमरे से आ रही है और बगल में तो रूम नंबर 666 है। इसका मतलब युग जी रूम नंबर 666 में है। पर युग जी रूम नंबर 666 में क्या कर रहे हैं? शालिनी को युग की फिक्र होने लग जाती है और वो तुरंत रूम नंबर 666 की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। वो रूम नंबर 666 में पहुंचकर देखती है कि वहां पर युग कुर्सी पर टेबल के पास बैठा हुआ था। उसी कुर्सी टेबल के पास जहां पर कभी युग के पिता अनुराग बैठा करते थे। टेबल के ऊपर ही एक हिंदी की नॉवेल ओपन करके रखी हुई थी, जिसे युग बड़े ही गौर से पढ़ रहा था। युग उस नॉवेल को पढ़ने में इतना मगन हो गया था कि शालिनी दरवाजे की दहलीज से युग के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। तब भी उसे इस चीज का एहसास नहीं हुआ। उसका पूरा ध्यान इस वक्त किताब पढ़ने में लगा हुआ था। युग ने गोल चश्मा पहना हुआ था। ये वही चश्मा था जो उसके पापा पहना करते थे, जो उसे इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से मिला था। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू इतनी गौर से कौन सी किताब पढ़ रहे हैं?
आज से पहले तो मैंने इन्हें इतने ध्यान से कोई किताब पढ़ते हुए नहीं देखा। शालिनी बड़े प्यार से नाटक करते हुए युग से कहती है। आप क्या कर रहे हैं युग जी? युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस वो चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के किताब पढ़ते रहता है। युग इतना मन लगाकर किताब पढ़ रहा था कि वो शालिनी की तरफ देखता तक नहीं है। वो उसे पूरी तरह इग्नोर मार देता है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू को क्या हो गया? ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, जबकि आज तो मैं खास तौर पर इनके लिए ही तैयार हुई हूँ। शालिनी मन बनाकर फिर बड़े प्यार से युग से कहती है, युग जी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और अपना ध्यान किताब पर ही जमाए रखता है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू को क्या हो गया है? ये मेरी बातों का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? लगता है इन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। शालिनी युग के कान के पास अपना मुंह ले जाती है और चीखते हुए कहती है, युग जी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? शालिनी की तेज आवाज सुनकर युग का माथा गर्म हो जाता है और वो गुस्सा जो उसने अपनी मुट्ठी भींचकर कंट्रोल करके रखा हुआ था, उसी वक्त वो उसकी 5 उंगलियां खोलता है और वो पंजा झट से शालिनी के गाल पर दे मारता है। चट! चाटे की गूंज पूरे कमरे में गूंजने लग जाती है। युग ने शालिनी के गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा था कि सिर्फ कमरे में ही नहीं बल्कि नीचे हॉल तक उस तमाचे की आवाज आई थी। शालिनी का राइट गाल लाल हो गया था। गुस्से से शालिनी ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उसका मन तो किया कि वो अभी इसी वक्त युग का दिल उसके सीने से बाहर निकाल कर मसल दे, पर ना जाने उसे क्या होता है। अगले ही पल उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसकी आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है, क्योंकि यक्षिणी होने से पहले शालिनी एक स्त्री थी, वो स्त्री जिसका सारा गुस्सा उसके अश्कों में बह जाता है। शालिनी रोने लग जाती है। शालिनी के बहते हुए आंसू देखकर भी युग का गुस्सा शांत नहीं होता है। युग अपने मन की भड़ास बाहर निकालते हुए कहता है, तुम अक्ल की अंधी हो क्या शालिनी? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी पागलों की तरह बार बार पूछ रही हो क्या कर रहा हूँ? शालिनी रोते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका टूटना भी लाजमी था। एक वक्त था जब शालिनी युग के लिए अपने बाबा से लड़ी थी और आज उसी युग ने उस पर हाथ उठाया था। जब आप किसी शख्स के लिए सारी दुनिया से लड़ बैठते हैं और वही शख्स आप पर हाथ उठाता है तो आप टूट जाते हो, और आज शालिनी भी बुरी तरह टूट चुकी थी। युग शालिनी पर और चीखते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? क्यों तुम मुझको परेशान करने में लगी हुई हो? शालिनी सिसकियां भरते हुए हकलाते हुए कहती है, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। युग गुस्से भरे लहजे में कहता है, हाँ शालिनी तुम मुझे परेशान कर रही हो। यहाँ पर तुम्हारे सिवा मुझे परेशान करने वाला कोई और नजर आ रहा है क्या? युग शालिनी पर इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि नीचे के सारे लोग ऊपर उस कमरे के अंदर आ गए थे। अभिमन्यु कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, क्या हुआ युग, तू शालिनी पर चिल्ला क्यों रहा है? नीचे तक तेरे चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सोचा था ऊपर आने की नौबत नहीं आएगी, पर आना ही पड़ा। यहाँ पर चल क्या रहा है? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना की शालिनी के आंसुओं पर नजर पड़ती है और वो शालिनी के पास जाते हुए कहती है, तुम रो क्यों रही हो शालिनी? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपने हाथों से अपने आंसू पोंछकर उन्हें छुपाने की कोशिश करने लग जाती है, पर उसकी लाल आंखें साफ गवाही दे रही थी। वो कितना रोई थी। अभिमन्यु युग से पूछता है, युग तू कुछ बोलेगा, हुआ क्या? युग गुस्से के साथ कहता है, यार देख ना इस शालिनी को, इतने अच्छे से किताब पढ़ रहा था पर ये परेशान करने आ गई। दिख रहा है कि किताब पढ़ रहा हूँ पर फिर भी जानबूझकर पूछ रही है कि क्या कर रहा हूँ। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, तो तू इतनी सी बात के लिए शालिनी पर चिल्ला रहा है? युग अभिमन्यु पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुझे इतनी सी बात लगती है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे और मेरी किताबों के बीच आए। अब किताबें ही मेरी जिंदगी हैं। कछुआ बीच में दखल देते हुए कहता है, ये किताबें तेरी जिंदगी कब से हो गई? किताबें तो ये कायर की जिंदगी है ना, शायर वो है तू नहीं। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग तू शायद भूल रहा है, तेरे पापा लेखक थे, तू नहीं। तू इतने मन लगाकर क्यों किताबें पढ़ रहा है? क्या कर लेगा इतने ध्यान से किताबें पढ़कर? कायर की ये बात सुनकर युग का पारा और चढ़ जाता है और वो अपने सभी दोस्तों पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग ना लगता है सब मुझे डिस्टर्ब ही करने आए हो। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, तुरंत इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग ये तू क्या बोल रहा है? तू होश में तो है? युग तुरंत अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ पर से हटाते हुए गुस्से के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ।
मुझे और मेरे मंटो सर को अकेला छोड़ दो। जैसे ही युग ये बात बोलता है, अभिमन्यु को युग में वो नजर आता है जो वो कभी था ही नहीं। उसने युग को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। अभिमन्यु बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे ही बाकी सब भी बाहर निकलने लग जाते हैं। जैसे ही शालिनी सबसे आखिरी में कमरे से बाहर निकलती है, युग फटाक से दरवाजा गुस्से से खींचता है और अंदर से कुंडी लगा देता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, ये युग को हुआ क्या है और ये मंटो कौन है? कायर कछुए के सिर पर हल्के हाथ से मारते हुए कहता है, अबे तू मंटो को नहीं जानता क्या? मंटो उन महान लेखकों में से एक है जिनकी कहानी पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायना कायर को इशारा करते हुए कहती है, सिर्फ रोंगटे या कुछ और भी? कायर डायना को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुमने भी मंटो की कहानियां पढ़ी हैं क्या? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ पढ़ी है, और ये भी देखा कि युग कौन सी कहानी पढ़ रहा था। कायर पूछता है, कौन सी कहानी पढ़ रहा था? डायना फुसफुसाते हुए कहती है, ठंडा गोश्त। कछुआ अपना सर खुजाते हुए कहता है, ये गर्म गोश्त सुना था, ये ठंडा गोश्त क्या होता है? कायर कहता है, अबे कछुए, ठंडा गोश्त कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि वो कहानी है जिसके अंदर भीड़, रेप और लूट की आंधी में कपड़े की तरह जिस्म भी फाड़े जाते हैं। इसमें हवस और वहश का ऐसा नजारा है जिसे देखने के बाद खुद एक दरिंदा सनकी हो जाता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, ये युग कब से किताबों में इतना इंटरेस्ट दिखाने लग गया? कायर कहता है, यार वैसे देखा जाए तो युग को किताबें पढ़ने का शौक पहले से था। जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे तो युग अपने स्टार्टअप के साथ फ्री टाइम में किताबें पढ़ते रहा करता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो शौक इतना बढ़ जाएगा कि उसके लिए वो शालिनी पर इतना चिल्लाएगा, उसके साथ ऐसे पेश आएगा। इतना कहकर कायर शालिनी की तरफ देखने लग जाता है। शालिनी की आंखें अभी भी लाल थीं। शालिनी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये सिर्फ शौक नहीं है, कुछ और ही है, वरना युग को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो कुछ बदला बदला लग रहा है। कुछ दिनों से उसे कुछ चीजें याद भी नहीं रहती और अब तो बेवजह इतनी इतनी सी बातों पर वो गुस्सा भी करने लग गया है। कुछ बात तो है, मुझे पता लगाना ही होगा। शाम के 6:15 बज रहे थे और इस तरफ मायानगरी में चार्ली, वर्चस्विनी और तारा जिप्सी में घूम रहे थे। उन तीनों ने मायानगरी की वो 6 पहाड़ी घूम ली थी जिसका रविंद्र की रिसर्च फाइल में जिक्र था, पर वो 7वीं पहाड़ी उन्हें अभी तक नहीं दिखी थी जहां पर उन्हें जाना था। वो लोग बार बार घूम फिर कर एक ही रास्ते पर आ रहे थे। उन्हें वो 7वीं पहाड़ी दिख ही नहीं रही थी। चार्ली जिप्सी चलाते चलाते थक गया था। उसकी हालत डाउन होते जा रही थी। थकान के कारण तारा भी इस वक्त सो रही थी। चार्ली जिप्सी चलाते हुए कहता है, मैडम जी, आप वो मैप में देखिए ना जो आपको रिसर्च फाइल में मिला था। हो सकता है उसमें 7वीं पहाड़ी कहाँ पर है उसका जिक्र हो। वर्चस्विनी फाइल देखते हुए कहती है, वही देख रही हूँ चार्ली, इसमें 7वीं पहाड़ी कैसी दिखती है, उसका स्केच है, ये नहीं बना कि उस पहाड़ी तक पहुंचना कैसे है। चार्ली कहता है, मैडम जी आपकी ट्रेनिंग भी यहीं पर हुई थी ना, आप बता रही थी, फिर आप कभी उस 7वीं पहाड़ी पर नहीं गई क्या? वर्चस्विनी जवाब देती है, नहीं चार्ली, मैं हमेशा पहली पहाड़ी पर जाकर बैठा करती थी, मुझे वहीं पर जाना अच्छा लगता था। और सच तो ये है कि मैंने बस सुना है कि मायानगरी 7 पहाड़ियों से ढका हुआ है। वो 7वीं पहाड़ी कभी देखी नहीं, ना ही कभी किसी से सुना है कि कोई उस 7वीं पहाड़ी पर गया है। चार्ली शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये 7वीं पहाड़ी है भी या नहीं? वर्चस्विनी भी परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं चार्ली। चार्ली को सड़क पर ही एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जिप्सी रोक देता है और उससे पूछता है, जरा सुनना भाई साहब, यहाँ पर 7वीं पहाड़ी पर जाने का रास्ता कहाँ से है, क्या आपको पता है? वो आदमी चार्ली की बात सुनकर हंसने लग जाता है। ये हंस क्यों रहा है, मैंने क्या कोई जोक मारा है? वो आदमी हंसते हुए ही कहता है, मायानगरी में 7 नहीं 6 पहाड़ियां हैं। चार्ली तुरंत कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं, पर मायानगरी तो 7 पहाड़ियों से ढका हुआ शहर है ना। वो आदमी फिर हंसते हुए ही कहता है, वो तो किताबों में गलत नंबर दर्ज हो गया है इस वजह से, असल में पहाड़ियां 7 नहीं 6 ही हैं। किसी से भी पूछ लो तब यही कहेंगे, मैंने भी बस 6 पहाड़ियां ही देखी हैं। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ने लग जाता है। चार्ली वर्चस्विनी से कहता है, मैडम जी, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि 6 पहाड़ियां ही होंगी, पर आप ही यकीन नहीं कर रही। अब तो हो गया आपको यकीन। वर्चस्विनी खामोश रहती है। चार्ली बोलना जारी रखता है, हम 6 पहाड़ियां घूम चुके हैं और हमें किसी भी पहाड़ी में कोई गुफा नहीं दिखी, जिसका साफ मतलब है कि मायाधारी यहाँ पर नहीं रहती है। डायना ने मायाधारी से जुड़ी जो भी बातें बताई थी, मुझे तो वो कहानी ही लगती है। वर्चस्विनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पर मुझे नहीं चार्ली। चार्ली तुरंत पूछता है, पर क्यों मैडम जी? वर्चस्विनी कहती है,
क्योंकि रविंद्र की रिसर्च में उस 7वीं पहाड़ी का जिक्र है। उसने उसका स्केच भी बनाया है और आधी से ज्यादा रिसर्च करी है सिर्फ उस 7वीं पहाड़ी पर। और इतनी रिसर्च किसी भी चीज पर तभी पॉसिबल है जब उसका असल दुनिया में कोई वजूद हो। चार्ली कुछ चिढ़ते हुए कहता है, तो फिर वो 7वीं पहाड़ी कहाँ पर है मैडम जी? हमें कहीं नजर क्यों नहीं आती? वर्चस्विनी के दिमाग में न जाने क्या आता है। वो उसी वक्त जिप्सी से नीचे उतरती है और चार्ली से कहती है, बाहर निकलो चार्ली। चार्ली डरते हुए कहता है, क्यों मैडम जी, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? मैंने आपसे जुबान लड़ाई, उसके लिए सॉरी। इस तरह मुझे बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए। मैं इस अनजान शहर में कहां पर जाऊंगा? वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, बकवास करना बंद करो चार्ली और जल्दी से नीचे उतरो। वर्चस्विनी का गुस्सा देखकर चार्ली तुरंत जिप्सी से नीचे उतर जाता है। उसके नीचे उतरते ही हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है। वर्चस्विनी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, इस बारिश को भी अभी ही होना था क्या? वर्चस्विनी तुरंत ड्राइवर वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। चार्ली बाहर ही खड़ा रहता है। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, बारिश में भीगने का इरादा है क्या? जल्दी से अंदर बैठो। चार्ली वर्चस्विनी के बगल वाली सीट में बैठ जाता है और वर्चस्विनी जिप्सी भगाना शुरू कर देती है। एक तरफ बारिश होती जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ वर्चस्विनी जिप्सी स्पीड के साथ भगाई जा रही थी। वर्चस्विनी को इतनी स्पीड से जिप्सी भगाते देख चार्ली घबरा गया था। वर्चस्विनी अंधाधुंध जिप्सी भगाई जा रही थी। उसे इस बात की भी जरा सी फिक्र नहीं थी कि पीछे तारा लेटी हुई थी या उनकी जिप्सी का एक्सीडेंट भी हो सकता था। चार्ली डरते हुए कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं मैडम जी, और ये आप इतनी तेज जिप्सी क्यों चला रही हैं? मुझे डर लग रहा है, धीरे चलाइए थोड़ा, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि और स्पीड से जिप्सी भगाने लग जाती है। वन वे रोड पर सामने से स्पीड में आते ट्रक को देखकर चार्ली चीखते हुए कहता है, सामने देखिए मैडम जी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तारा वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहती है, मम्मा मायाधारी से। जैसे ही तारा ये बात बोलती है वर्चस्विनी दंग रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तारा को डरता हुआ देखकर चार्ली भी घबराने लग जाता है। उसका चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ने लग जाता है। चार्ली डरते हुए कहता है, मैंने कहा था ना मैडम जी, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पर आप ही मेरी बात नहीं मानी। आपने तारा की हालत देखी? वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम कुछ देर अपना मुंह बंद रखोगे और मुझे तारा से बात करने दोगे? चार्ली चुप हो जाता है, पर तारा को डरते हुए देखकर डर के कारण उसके हाथ पैर भी कपकपाने लग गए थे। वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मम्मा है ना आपके पास। तारा डरते हुए अपनी बात दोहराती है, मायाधारी मम्मा, मायाधारी। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हो तारा बेटी, यहाँ पर मायाधारी नहीं है। तारा अपनी बात उसी अंदाज में रिपीट करती है, मायाधारी मम्मा, मायाधारी। वर्चस्विनी पूछती है, आपको मायाधारी कहाँ पर दिखाई दे रही है तारा बेटी? जैसे ही वर्चस्विनी ये सवाल पूछती है, तारा अपने सीधे हाथ की उंगली से बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करने लग जाती है, पर कहती कुछ नहीं है। वर्चस्विनी और चार्ली तुरंत बरगद के पेड़ की तरफ देखते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। वहां पर बस बरगद का पेड़ था जिसके पत्ते जोरों से हिल रहे थे, जिनके हिलने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वर्चस्विनी तारा को समझाते हुए कहती है, यहाँ पर मायाधारी नहीं है तारा बेटी, और वैसे भी आपकी मम्मा जब आपके पास है तो आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तारा पर वर्चस्विनी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर डर बना रहता है। वो डर वर्चस्विनी भी तारा की आंखों में साफ देख पा रही थी। बरगद का पेड़ और जोरों से हिलने लग जाता है। जब चार्ली तिरछी नजरों से बरगद के पेड़ की तरफ देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे बरगद के तने में किसी इंसान की आंख हो जो उन्हें देख रही हो, जिसे देखकर उसकी भी रूह कांप जाती है। वर्चस्विनी तारा को समझाती रहती है, यहाँ पर कोई नहीं है तारा बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है, मम्मा है ना।
चार्ली डरते हुए वर्चस्विनी से कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए मैडम जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, अब तुम्हें क्या ठीक नहीं लग रहा है चार्ली? चार्ली बात को छुपाते हुए कहता है, बस ठीक नहीं लग रहा मैडम जी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या चार्ली? इतनी मुश्किल से तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं और तुम चाहते हो कि हम खाली हाथ यहाँ से लौट जाएं। जब तक मुझे मायाधारी की गुफा नहीं दिखती हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। चार्ली भी आक्रोश के साथ तारा का डरा हुआ चेहरा देखकर वर्चस्विनी से कहता है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम जी? यहाँ पर तारा की तबीयत इतनी खराब हो रही है और आपको मायाधारी की पड़ी है। कैसी माँ है आप? आपको अपनी बच्ची की जरा सी फिक्र नहीं है। कभी कभी मुझे तो आप पर शक होता है कि आप तारा की असली माँ हैं भी या नहीं। चार्ली की बात वर्चस्विनी के सीधे दिल पर लगती है। वो खामोश हो जाती है और पलटकर कुछ नहीं कह पाती है। अगले ही पल चार्ली भी अपने कहे पर शर्मिंदा होने लग जाता है। चार्ली नर्म लहजे से कहता है, मैडम जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तारा की हालत ठीक नहीं है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए, आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तारा या मायाधारी? वर्चस्विनी भी तारा का चेहरा देखते हुए नर्म लहजे के साथ कहती है, मेरे लिए मेरी जिंदगी में तारा से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और नहीं है चार्ली, तारा ही मेरी जिंदगी है, चलो यहाँ से। वर्चस्विनी तुरंत तारा को लेकर जिप्सी में बैठ जाती है और चार्ली भी। अगले ही पल वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर मायाधारी तहखाने में बैठी हुई थी। हमेशा की तरह मायाधारी इस वक्त भी साधना करने में लीन थी। उसकी दोनों आंखें बंद थी और उसके हाथ ध्यान मुद्रा में उसके घुटनों पर रखे हुए थे। मायाधारी के सामने ही उसकी सेविका दीपा बैठी हुई थी, जो एकटक नजर से मायाधारी को देखे जा रही थी। दीपा के साथ ही सुदेश और दिलीप भी वहीं पर खड़े हुए थे। दिलीप चिढ़ते हुए दीपा से धीरे से पूछता है, ये मायाधारी जब देखो साधना ही क्यों करते रहती है? इसे इतनी साधनाओं से मिलता क्या है? दीपा दिलीप के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मूर्ख व्यक्ति, साधना करने से ही जादूगरनियों की ताकत बढ़ती है और उसका विस्तार होते जाता है। जितनी ज्यादा साधनाएं उतनी ज्यादा ताकत। दिलीप तुरंत पलटकर कहता है, अगर साधनाएं करने से ही ताकत मिलती है तो ये तारा के पीछे क्यों पड़ी हुई है? साधनाओं से जो ताकत हासिल होती है उसी से यक्षिणी को क्यों नहीं मार देती है? दीपा जवाब देती है, मूर्ख व्यक्ति, यक्षिणी को मारने के लिए गुरु माँ को ढेर शक्तियों की जरूरत है, जो महाशक्ति से गुरु माँ को मिलेगी। दिलीप भी चुप नहीं बैठता, तुरंत पलटकर कहता है, अपनी जान पर खेलकर नई आंख लाकर तो दे दी है मैंने मायाधारी को, जो खराब हो गई थी, तो फिर क्यों ये साधना करने में अपना वक्त बर्बाद कर रही है? सीधे जाकर उस महाशक्ति को ढूंढने चलती क्यों नहीं है हमारे साथ? शाम से रात तो हो गई है, अब तक तो हमें उस महाशक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए था। दीपा गुस्से के साथ कहती है, मूर्ख, गुरु माँ वक्त बर्बाद नहीं कर रही है, बल्कि उन आंखों को अपनी आंखों में स्थानांतरित कर रही है जिसमें वक्त लगता है। कभी कभी एकदम से नहीं होता है। तू नहीं समझेगा, तू जादूगर नहीं है ना? अब दिलीप पलटकर कुछ नहीं कह पाता है, सिवाय चुप रहने के उसके पास कोई चारा नहीं था। दीपा दिलीप के हाथों को घूरते हुए कहती है, वैसे अगर तू जादूगर बनना चाहे तो बन सकता है, अपने अंगूठों की बलि देकर। बोल, बनेगा जादूगर? देगा अपने अंगूठे की बलि, फिर तू ही उस यक्षिणी को मार देना। दीपा की ये बात कहते ही दिलीप तुरंत अपने हाथ को अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है, इस डर से कि कहीं सच में उसके अंगूठे की बलि देकर दीपा उसे जादूगर न बना दे। दिलीप की इस हरकत पर दीपा मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। मायाधारी साधना करने में लीन ही थी कि तभी उसके घुटनों पर रखे हाथ की उंगलियां हिलने लग जाती हैं। एक एक करके उसके हाथ पैर दोनों की उंगलियां हिलने लग जाती हैं, वो भी तेजी के साथ, उतनी ही तेजी के साथ जितनी तेजी के साथ 7वीं पहाड़ी के नीचे बरगद के पत्ते हिल रहे थे। सुदेश मायाधारी के हाथ पैरों की हिलती हुई उंगलियां देखते हुए कहता है, ये मायाधारी जी की उंगलियों को क्या हुआ? ये इतना हिल क्यों रही हैं? क्या आंखें स्थापित करने के वक्त हमेशा उनकी उंगलियां इस तरह हिलती हैं? दीपा कुछ घबराते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुदेश डरते हुए कहता है, फिर ये मायाधारी जी को क्या हो रहा है? इनकी उंगलियां इतनी हिल क्यों रही हैं? दीपा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं, मैंने आज तक गुरु माँ की उंगलियों को ऐसे हिलते हुए पहले कभी नहीं देखा। दीपा, सुदेश और दिलीप तीनों ही मायाधारी की उंगलियों को ऐसे हिलते हुए देखकर घबरा गए थे। मायाधारी की उंगलियां तेजी के साथ हिल रही थी और देखते ही देखते मायाधारी तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो दीपा, सुदेश और दिलीप तीनों ही मायाधारी की आंखें देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि मायाधारी की आंखों की पुतली नहीं थी, वो पूरी तरह सफेद हो गई थी।
मायाधारी खुश होते हुए कहती है, वो आ गई, वो आ गई। दीपा तुरंत मायाधारी से पूछती है, कौन आ गई गुरु माँ? मायाधारी उसी खुशी के साथ कहती है, महाशक्ति। दिलीप अपने आसपास देखते हुए कहता है, कहाँ है महाशक्ति? मुझे तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मायाधारी जवाब देती है, महाशक्ति यहाँ पर नहीं आई है, वो मेरी नगरी में आई है, माया नगरी में। दिलीप शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? मायाधारी कुछ कहती उससे पहले ही सुदेश कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं? ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो आप कह रही थी कि महाशक्ति यही मेहंदी पथार में है, और अब आप कह रही हैं कि महाशक्ति आपके शहर माया नगरी में है। ये कैसे हो सकता है? मायाधारी धीरे धीरे कहती है, ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मेरे वफादार पहाड़ और बरगद ने मुझे संदेश भेजा है। सुदेश तुरंत पूछता है, कैसा संदेश मायाधारी जी? मायाधारी जवाब देती है, ये संदेश कि महाशक्ति माया नगरी में है और वो मेरी पहाड़ी के पास आई थी, उसी पहाड़ी के पास जहाँ पर मेरी गुफा है, जहाँ पर मैं रहती हूँ। सुदेश और दिलीप दोनों खामोश रहते हैं। मायाधारी कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे जाना होगा, मुझे मेरी माया नगरी जाना होगा। मैं महाशक्ति को मेरी नगरी में ही खत्म कर दूंगी और उससे सारी शक्तियां छीन लूंगी। वो मेरा गढ़ है, वहां पर मुझे उससे शक्तियां छीनने में कठिनाई भी नहीं होगी। मुझे जाना होगा। दिलीप कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम चली गई तो हमारा क्या होगा? तुम्हारे जाने के बाद यक्षिणी को कौन मारेगा? मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, मूर्ख व्यक्ति, मैं वहां पर कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, शक्तियां हासिल करने जा रही हूँ। जैसे ही मेरे हाथ वो महाशक्ति लगेगी मैं उसे मार दूंगी और उसकी सारी शक्तियां उससे छीन लूंगी। तब मैं यहाँ पर वापस आऊंगी उस यक्षिणी से अपना बदला लेने के लिए। सुदेश कहता है, पर माया नगरी जाने में तो आपको काफी वक्त लग जाएगा। अगर उस वक्त तक महाशक्ति कहीं और चली गई तो? मायाधारी कहती है, मुझे एक गुप्त रास्ता पता है जिससे आज रात ही मैं माया नगरी पहुंच जाऊंगी और वहां जाते से ही महाशक्ति को खोजना प्रारंभ कर दूंगी। दिलीप तुरंत हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, कैसा गुप्त रास्ता? मायाधारी चालाकी के साथ दिलीप की तरफ देखकर मुस्कुराती है पर कुछ जवाब नहीं देती है। मायाधारी दीपा की तरफ देखते हुए कहती है, चल दीपा। दीपा बिना कोई सवाल किए मायाधारी के पीछे पीछे जाने लग जाती है। मायाधारी और दीपा वहां से जाने लग जाते हैं। दिलीप मायाधारी को रोकने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता है क्योंकि वो जानता था मायाधारी को रोकना मतलब अपनी मौत को रोकना। अब उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता था। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे सिवाय शालिनी और युग के। युग सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। हॉल में बैठे हुए सभी लोग टेंशन में थे। कछुआ अभिमन्यु से कहता है, यार ये युग को हुआ क्या है? ऐसी कौन सी किताब पढ़ रहा है कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा? कायर कहता है, डायना ने बताया तो था कि युग मंटो की कहानियां पढ़ रहा है, इतनी जल्दी वो मंटो को छोड़कर नहीं आने वाला। कछुआ कहता है, हाँ याद है मुझे, पर वो किताबें पढ़ने में इतना भी क्या खो गया कि आज खाना खाने ही नहीं आया। अब तो शाम भी खत्म होने वाली है। कायर कछुए से कहता है, तू नहीं जानता कहानियां क्या होती है। भूख प्यास नींद चैन सब छीन लेती हैं कहानियां। कछुआ कहता है, पर ये साले युग को कहानियों से कब से इतना प्यार हो गया कि शालिनी तक को भूल गया। डायना बीच में बोल पड़ती है, हाँ युग को अपने प्यार शालिनी को नहीं भूलना चाहिए था। भला किताबों के लिए भी कोई अपने प्यार को भूलता है क्या? जैसे ही डायना ये बात बोलती है, कछुआ और कायर डायना को घूरने लग जाते हैं। कछुआ डायना को घूरते हुए बोलता है, तुम्हें किसने बताया कि शालिनी युग का प्यार है? डायना अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, बिंदु ने, और कौन बताएगा? मैंने बताया था ना, बिंदु मुझे यहाँ के हालचाल फोन पर बताते रहा करती थी। कायर कहता है, तुम्हें बिंदु ने जो भी बताया है गलत बताया है। शालिनी युग का प्यार थी पर अब नहीं है, अब उसका प्यार कोई और है। डायना हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, कौन है युग का प्यार? कायर जवाब देता है, यामिनी, और कौन होगा? आखिर यामिनी ने ही तो युग के दिल में प्यार को जिंदा रखा था। ये शालिनी तो उस बेचारे को अकेला छोड़कर चली गई थी जब उसे उसकी सख्त जरूरत थी। अभिमन्यु इस बातचीत में बिल्कुल दखल नहीं दे रहा था क्योंकि उसे अंदर ही अंदर युग की फिक्र सताई जा रही थी। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि युग को हुआ क्या था, क्यों वो इतनी किताबें पढ़ रहा था और वो शालिनी पर इतनी सी बात के लिए कैसे गुस्सा कर सकता था। कायर, कछुआ और डायना आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर युग आ जाता है। युग का पूरा मूड बदला हुआ लग रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था, जैसे उसे किसी चीज की बहुत खुशी हो। युग आते से ही पूछता है, यार तुम लोगों ने खाना खा लिया क्या? मुझे तो बड़ी भूख लगी है, क्या बनाया है तुम लोगों ने?
किसी को भी युग से ऐसे सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सब हैरानी के साथ युग को घूरने लग जाते हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, यार तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कोई गलत चीज पूछ ली क्या? कायर तुरंत युग से बोल पड़ता है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना युग? हम लोग तुझे 2-3 बार खाने के लिए बुलाने आए थे, पर तू था कि किताब पढ़ने में लगा हुआ था। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तुम लोग मुझे बुलाने आए थे, पर कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? कछुआ युग को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहता है, युग मुझे नहीं लगता तू ठीक है, लगता है तुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। कायर युग से कहता है, अब ये मत बोलना कि तुझे ये भी याद नहीं कि तूने शालिनी पर चिल्लाया था। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैं भला शालिनी पर क्यों चिल्लाऊंगा? तू पागल हो रहा है क्या? युग की हरकत देखकर अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग को हो क्या गया है? इसे कुछ याद क्यों नहीं है? कहीं ये युग की हरकत देखकर अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग को हो क्या गया है? इसे कुछ याद क्यों नहीं है? कहीं ये सब उस काले साए की वजह से तो नहीं? अभिमन्यु इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही कायर युग पर चिढ़ते हुए कहता है, पागल हम नहीं तू हो रहा है, तुझे सच में याद नहीं तूने क्या किया था? युग परेशान होते हुए कहता है, क्या किया था मैंने? कछुआ जवाब देता है, तूने शालिनी पर चिल्लाया था और इतना चिल्लाया था कि वो बेचारी रोने लग गई थी। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, युग को वो सारा मंजर याद आने लग जाता है जो उसके और शालिनी के बीच मॉर्निंग में हुआ था। उसे ये भी याद आता है कि उसने सिर्फ शालिनी पर चिल्लाया नहीं था, बल्कि गुस्से से उस पर हाथ भी उठाया था। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने? कायर कहता है, अब हुआ पछतावा? इसलिए कहते हैं गुस्से में अपनी जुबान पर लगाम रखना चाहिए। युग अपने आप पर गिल्टी फील करते हुए कहता है, शालिनी कहाँ पर है? डायना जवाब देती है, वो तो सुबह से ही अपने कमरे में है। जब से तुमने उस पर चिल्लाया था वो बेचारी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, उसने भी खाना नहीं खाया। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? शालिनी ने अभी तक खाना नहीं खाया? कायर युग को घूरते हुए कहता है, तेरे बिना वो कैसे खा लेती? भूल गया तुम दोनों अब साथ में ही तो बैठकर खाना खाते हो हमेशा। युग खामोश रहता है। युग को अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई थी। वो कैसे शालिनी पर हाथ उठा सकता था? युग तुरंत कछुए से पूछता है, खाने में क्या बना है कछुए? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, युग तुझे हुआ क्या है? तू इतना मतलबी कैसे हो सकता है? वहाँ शालिनी तुझसे नाराज बैठी है और तू है कि उसे मनाने की जगह मुझसे ये पूछ रहा है कि खाने में क्या बना है? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, कछुए मैंने पूछा खाने में क्या बना है? कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, नखम बीची और मिनी सोंगा। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है युग खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही शालिनी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे जो साफ दिखाई दे रहे थे। वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि युग ने उस पर हाथ उठाया था। वही युग जिसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था, आखिर वो उस पर हाथ कैसे उठा सकता था? शालिनी मन ही मन यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है, युग बाबू ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझ पर कैसे? इतना कहते ही शालिनी इमोशनल हो जाती है और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने लग जाती है। देखते ही देखते शालिनी के मन में युग के लिए जो प्यार था वो खत्म होने लग जाता है और उसके दिल में युग के लिए नफरत भरने लग जाती है। शालिनी मन ही मन सोचती है, बाबा की बात सही थी, युग बाबू वो नहीं है जैसे वो दिखते हैं, वो कोई और ही है। और उनकी इस हरकत ने ये बात साबित कर दी है, युग जी के मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है। देखते ही देखते शालिनी को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लग जाती है। शालिनी बदले की आग में कहती है, मैं युग बाबू को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी उन्हें। वैसे भी अभिशाप खत्म करने के लिए मुझे उन्हें मारना ही होगा, तो अब वही सही, मार दूंगी मैं युग बाबू को, अपने अभिशाप के लिए, अपने बाबा के लिए। शालिनी मन ही मन युग को मारने का निश्चय कर ही रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। शालिनी तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता है, बल्कि दरवाजे पर खड़ा शख्स फिर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है।
शालिनी गुस्से के साथ कहती है, डायना, मैंने तुम्हें मना किया ना कि मुझे खाना नहीं खाना, तो क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? दरवाजे के पीछे से युग की आवाज सुनाई देती है, शालिनी, ये मैं हूँ, युग। जैसे ही शालिनी युग की आवाज सुनती है, उसका दिल फिर से पिघल जाता है। वो सारी नफरत जो कुछ देर पहले उसके दिल में भरी थी, वो पानी की तरह बह गई थी। प्यार होता ही ऐसा है, भले ही आप अपने प्यार से कितना भी नाराज हो जाए, उसे कितना भी कोस लो, लेकिन एक बार जहां आप अपने प्यार की सिर्फ आवाज सुन लेते हैं, सारा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। और प्यार इसी को कहते हैं, जिसमें नाराजगी तो होती है, पर उस नाराजगी में भी एक प्यार होता है। शालिनी तुरंत दरवाजे के पास चली जाती है, क्योंकि उसे पता था युग जरूर उसे मनाने आएगा। कहीं ना कहीं युग भी उससे प्यार करने लग गया था। शालिनी दरवाजे के पास तो जाती है, पर दरवाजा खोलती नहीं है। युग की आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खोलो शालिनी। शालिनी इस बार चुप खड़ी रहती है। युग की फिर आवाज सुनाई देती है, प्लीज शालिनी दरवाजा खोलो, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। शालिनी चुप खड़ी रहती है। युग रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज शालिनी, सॉरी यार, कहाँ ना गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे भी भला कोई नाराज होता है क्या? तुम्हें पता है ना, तुमसे बात किए बिना मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, और तुम हो कि नाराज होकर बैठी हो। शालिनी फिर कुछ नहीं कहती है। युग की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, शालिनी, तुम दरवाजा खोल रही हो या नहीं, या फिर मैं दरवाजा तोड़ दूं? युग की ये बात सुनकर शालिनी घबराने लग जाती है, पर पलटकर कुछ नहीं कहती है। युग और गुस्से के साथ कहता है, ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोलने वाली ना? लगता है मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। आज दरवाजा टूटे या मेरी हड्डियां, लेकिन मैं तुमसे बात करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शालिनी को युग की फिक्र होने लग जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू क्या करने जा रहे हैं? कहीं दरवाजे से उन्हें चोट लग गई तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर शालिनी तुरंत दरवाजा खोल देती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, युग सीधे शालिनी के बदन पर आकर टकराता है और दोनों गिरने लग जाते हैं, क्योंकि वो भागते हुए दरवाजा तोड़ने ही आ रहा था। शालिनी पहले ना गिरे, इसलिए युग फुर्ती के साथ उसकी कमर को कसकर पकड़ता है और अपने आप को नीचे कर लेता है। युग धड़ाम से फर्श पर जाकर गिर जाता है और शालिनी युग के बदन के ऊपर। युग को चोट तो लगी थी, पर इस वक्त उसको इस चोट का एहसास नहीं था, क्योंकि इससे पहले उसे इससे भी बड़ी चोट लगी थी, और वो लगी थी सीधे उसके दिल पर। शालिनी के वक्षों को अपने सीने से सटा हुआ देखकर युग का दिल जोरों से धड़कने लग गया था, जिसे शालिनी साफ सुन पा रही थी। शालिनी का पूरा बदन युग के बदन को छू रहा था। इस वक्त शालिनी युग की आंखों में देख रही थी, और युग शालिनी के। दोनों ही भूल गए थे कि कुछ देर पहले उन दोनों के बीच नाराजगी थी। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग जी उठिए। युग भी शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, शालिनी, मैं उठूं? शालिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, मैं उठूंगी युग जी। युग अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, शालिनी, तुम मेरे ऊपर हो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं। मेरे उठने के लिए पहले तुम्हारा उठना जरूरी है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो झट से युग के बदन पर से उठ जाती है। युग भी फर्श पर से उठ जाता है। शालिनी अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है, तभी वो देखती है कि फर्श पर गिरने की वजह से युग के सीधे हाथ की कोहनी में से खून निकलने लग गया था। शालिनी घबरा जाती है। वो तुरंत युग के पास जाती है और उसके हाथ को छूते हुए कहती है, ये क्या, ये खून कैसा? जैसे ही शालिनी युग का हाथ पकड़ती है, युग को और दर्द होने लग जाता है, पर वो चीखता नहीं और ना ही कुछ रिएक्ट करता है, जैसे शालिनी की छुअन उसे अच्छी लग रही हो। शालिनी के छूने से उसे दर्द तो हो रहा था, पर उस दर्द में भी उसे प्यार का एहसास हो रहा था। शालिनी युग की फिक्र करते हुए कहती है, लग गई न चोट, क्या जरूरत थी दरवाजा तोड़ने की? युग कहता है, कैसे ना तोड़ता, तुम्हारी नाराजगी जो दूर करनी थी। शालिनी जल्दी से युग के पास से उठती है और फर्स्ट एड बॉक्स में से मरहम निकाल कर लाती है और युग को लगाते हुए कहती है, तो आप काम ही क्यों ऐसे करते हैं कि किसी को आपसे नाराज होना पड़े? मरहम लगाने के कारण युग को दर्द होता है और वो चीखता है, आह! शालिनी झट से कसकर युग के हाथ को पकड़ लेती है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मर्द औरतों से ज्यादा कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि अपना दर्द भी किसी औरत के सामने बयान नहीं कर पाते हैं, और इस वक्त युग की हालत भी कुछ ऐसी ही थी।
युग शालिनी की पकड़ को महसूस करते हुए अपनी गवाही देते हुए कहता है, सॉरी शालिनी, गलती हो गई मुझसे। पता नहीं किताब पढ़ते वक्त क्या हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मुझ पर कंट्रोल ही ना हो। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ते जा रहा था, अपने आपे से बाहर होते जा रहा था। और उसी वक्त तुम आ गई और वो सब हो गया। शालिनी खामोश रहती है। वो बड़े गौर से युग की बातें सुन रही थी। उसे युग की आंखों में एक सच्चाई नजर आ रही थी। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, सच कहूं तो वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे हो गया। जैसे उस वक्त मैं था ही नहीं, कुछ और ही था। जैसे ही युग ये बात बोलता है, शालिनी युग को घूरने लग जाती है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी क्या बोल रहे हैं? कहीं ये सब उसके कारण तो नहीं हुआ है? शालिनी सोच में डूब जाती है। युग शालिनी को टोकते हुए कहता है, तुम चुप क्यों हो शालिनी? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मेरा यकीन करो, वो मैंने नहीं किया था। पता नहीं कैसे हो गया। घर में कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा, यहाँ तक कि अभिमन्यु भी नहीं। कम से कम तुम तो मेरी बातों पर यकीन करो। शालिनी युग का हाथ थामते हुए कहती है, कोई आप पर यकीन करे ना करे युग जी, पर मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप वो हो ही नहीं सकते। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, वो कोई और ही था। युग बड़े प्यार से कहता है, शालिनी तुम बिल्कुल यामिनी की तरह हो। वो भी मुझ पर इतना ही यकीन करती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम शालिनी नहीं, मेरी यामिनी ही हो। वो यामिनी जिससे मैं प्यार करता था और आज भी करता हूँ। ये देख कर कि युग आज भी यामिनी से कितना प्यार करता है, शालिनी की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। शालिनी के मन में तो आता है कि वो इसी वक्त युग से कह दे कि वही उसकी यामिनी है, पर वो जानती थी कि अभी सही वक्त नहीं आया है, इसलिए अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखती है। युग शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग जी, वो तो बस ऐसे ही आप यामिनी से इतना प्यार करते हैं ये देखकर। युग हामी भरता है, हाँ शालिनी, मैं यामिनी से बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा जिंदगी भर। यामिनी का ही होकर रहूंगा, चाहे वो लौट कर आए या ना आए। मैं उसका हो गया हूँ, वो मेरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? शालिनी खामोश रहती है। युग शालिनी का हाथ थामते हुए कहता है, और तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो शालिनी। बातों बातों में शालिनी युग की मरहम पट्टी कर देती है, पर तब भी शालिनी ने युग का हाथ थाम कर रखा हुआ था। तभी वहां पर डायना आ जाती है और जानबूझकर खांसते हुए कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? डायना को वहां पर देखकर शालिनी तुरंत युग का हाथ छोड़ देती है। डायना अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, वाह युग, मान गई मैं तुम्हें। तुम लड़कों को अच्छे से आता है कि नाराज लड़कियों को कैसे मनाया जाता है। मुझे तो लगा था कि शालिनी आज दरवाजा खोलेगी ही नहीं, सारी रात भूखी ही सोएगी, और तुमने तो उसे कुछ देर में मना लिया। युग जवाब देता है, डायना, आपसे नाराज आपके अपने ही होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे हमेशा ही नाराज रहें, जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर के लिए जो आपसे नाराज होते हैं वो आपके अपने नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो मौका ही ढूंढ रहे होते हैं आपसे दूर जाने का। डायना कमरे के अंदर कदम बढ़ाई रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी खून की बूंद पर पड़ती है, और वो हैरानी के साथ कहती है, ये खून की बूंदें कैसी हैं? शालिनी जवाब देती है, वो युग जी दरवाजे। शालिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही डायना शॉक्ड होकर बौखलाहट के साथ कहती है, ये क्या, ये खून काला कैसे? युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, काला? शालिनी कुछ नहीं कहती है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दंग रह गई हो। डायना अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहती है, हाँ युग, ये खून की बूंदें नॉर्मल खून की तरह लाल नहीं है, बल्कि काली हैं। युग अपने खून की बूंदें देखते हुए कहता है, ये काली नहीं है डायना, बस मेरा खून ज्यादा गाढ़ा है ना, इसलिए तुम्हें काला दिख रहा है। डायना युग के खून की बूंदों को देखते हुए कहती है, युग, गाढ़े खून और काले खून में क्या फर्क होता है वो मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारा खून गाढ़ा नहीं बल्कि काला है। युग डायना को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम तो डायना ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें खून की बहुत अच्छे से पहचान है। डायना बिना सोचे समझे अगले ही पल कहती है, पहचान कैसे नहीं होगी युग, मैं खून जो पीती हूँ।